जो वेलकम टू डेस्टिनेशन क्लासेस। आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन क्लासेस पे स्वागत है ना। आज जो है आप लोगों को जिस हिसाब से बताया गया था, क्लास के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप लोगों का सोशल साइंस का क्लास ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब के चैनल पे आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। आज उस क्लास का ये पहला क्लास है और पहला क्लास में आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में, है ना। हम लोग को बताए थे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका थ्योरी पोर्शन को देख लेंगे कि इस चैप्टर में आखिरकार हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को ज़रूरत हो। ज़्यादा क्लास नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। नॉर्मल में जितना हम लोग के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट अगर सोशल साइंस के हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाते हैं तो बहुत सा ऐसा बच्चा है जो पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो उसके लिए मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है कि सभी के लिए है, ठीक है। तब जो बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले भी, सभी के लिए सब बराबर है, ठीक है। आज से क्लास आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, तो ईमानदारी पूर्वक अपना कलम कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करते चले जाओ। आप लोगों का नोट्स भी जो है बोर्ड पे के माध्यम से लिखाते चले जाएंगे, तो देखते चल जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको कम मिनट में वीडियो को शूट करना रहेगा, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज का काम है कि कम मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर दें, ठीक है। रुको तो इसको क्या हो गया जी। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों का कम टाइम में, ठीक है। तो ये बता दे रहे कि सबसे पहले कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है ना। ये पूरा स्टेट बोर्ड के लिए खास करके उतने टॉपिक को हम पढ़ाएंगे जो बिहार बोर्ड के बच्चों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। क्लास 10th सोशल साइंस, इसमें से सबसे पहला जो है चैप्टर का नाम आप लोगों का भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। और देखो ये फर्स्ट चैप्टर में करीबन 5-6 चैप्टर इसमें आ जाता है। इसमें का खा गा घा करके चलेगा, जल संसाधन खनिज वगैरह सब इसी में आ जाता है, ठीक है। उसी के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 यानी भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी सबसे पहला है कि आखिरकार संसाधन, ये चैप्टर ही पूरा डिपेंड है संसाधन पे। तो आखिरकार संसाधन क्या है, सबसे पहले इस सवाल के रूप में इसको उठाते हैं कि आखिरकार संसाधन किसे कहते हैं, है ना। संसाधन का डेफिनेशन कई तरीके से होता है, एक कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता है कि यही डेफिनेशन ही फिक्स है इसका, बिल्कुल भी नहीं। कई लोग कई तरह के डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। हम लेकर क्या है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, है ना। हमारे पर्यावरण में जितने भी सारे वस्तु उपलब्ध हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम पूरी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, संसाधन कहला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग, ये बहुत सारी बारिश वगैरह हो रही है, आप घर से बाहर निकल छाता लगा लिए, तो ये आपके क्या हो गया, छाता एक प्रकार का संसाधन। आपको बाहर जाना, अंधेरा है, आपको टॉर्च जला लिए, ये टॉर्च क्या हो गया, आपका एक संसाधन के रूप में आ गया। तो हम लोग को ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है, मेन हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक के संसाधन, यानी जो हम लोगों को संसाधन प्राकृतिक के रूप से, जो प्राकृतिक की तरफ से दिया गया है ना। जैसे जल एक प्रकार का क्या हो गया, संसाधन हो गया। जल की हमें आवश्यकता होती है, यानी हर वह वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है, नीड है जिस चीज़ की हमें, अब वो नीड हमको कोई चीज़ ला करके, कोई ऐसी वस्तु है जो हमको पूरा कर दे रहा, तो वस्तु हमारा क्या कहला जाएगा, संसाधन कहला जाएगा, है ना। जिसमें से आप लोग का ये कि बहुत सारा खनिज वगैरह देखने को मिलता है ना। पेट्रोल हो गया है, कोयला हो गया है, ये ऊर्जा हो गया है, विद्युत धारा, ये सब हो गया है, जो सब किस में आ जाता है, संसाधन के रूप में आ जाता है। इन सभी चीज़ों का मानव के लिए, ज़िंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और संसाधन के उपयोग से ही हम लोग क्या है, मानव सभ्यता हमारा विकसित होते चला गया। लेकिन एक बात और बता दें आप लोगों को कि जो संसाधन है वो सारा संसाधन को बांटा तो ऐसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है मानवीय, एक हो जाता है कि प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो मानव संसाधन पे अगर गौर करोगे आप लोग, तो मानव संसाधन भी प्राकृतिक संसाधन से मिलकर बना है। अगर मानव मान लो आज हवाई जहाज़ को उड़ाना शुरू किए, मानव बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा है, तो सारी चीज़ें अगर बन रही, सारी चीज़ें अगर किसी के कारण हो रही, वो किस पे है, वो सारा आधारित है प्राकृतिक संसाधन पे। इंसानों ने अपनी नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को पढ़े कि हाँ वायु में इस तरीके से हम लोग एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं, उड़ाना शुरू किए। अध्ययन करने के बाद हमारा मानसिकता उस तरीके से डेवलप किया, तब जाके हम लोग चीज़ों को लेकर के चले। खैर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस आप लोग को नॉर्मल बस ध्यान में रखना है कि हर वह वस्तु जो हमारा नीड को पूरा कर रहा हो, जो हमारे लिए आवश्यकता को पूरा करता हो, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, है ना। हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट में जितने भी सारे वस्तुएँ क्या है, उपलब्ध है, हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग, इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवश्यकता जिस चीज़ की हमें नीड है ना। जैसे आप लोग अभी विद्यार्थी के जीवन में आप लोग क्या चाहिए, कलम कॉपी किताब, सब किस में आ जाएगा, सारे संसाधन के रूप में आ जाएंगे, है ना।
लेकिन खैर हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है, हम लोग को खास करके ज्योग्राफी के पोर्शन में तुम लोग को नॉर्मल जल वगैरह के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद जिसे बनाने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी और जिसका इस्तेमाल संस्कृत रूप से मान्य हो। देखो यहाँ पे दिया गया प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब अगर बताए तो जैसे तकनीक के कारण जिसकी वजह से, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे तकनीकी कारण, ठीक है। देखो पहले ये हम बता देते हैं, देखो ऑनलाइन क्लास का वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि हम पूरा खाली में है, 2-3 बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है कहीं कहीं पे हम चूक रहे हो कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा। तो आज मेरा पहला क्लास है, तो आप लोग भी इस गलती को मैनेज करते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन क्लास का। ऑफलाइन में क्या होता है, नॉर्मल होता है हर चीज़, तो थोड़ा सा बड़ा कठिन सा चीज़ आ जाता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो ये देखो बताते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी तकनीक की आवश्यकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक पेट्रोल के एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है। बात जो है ज्योग्राफी में कैसे समझ में नहीं आता है जब तक एग्जाम्पल ना आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल से सारा बात अच्छे तरीके से समझ में आता है। जैसे हम लोग कहें पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है क्या, उसको ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इसका जवाब क्या मिलता है हम लोग को ना, है ना, क्योंकि पेट्रोल क्या ज़मीन के नीचे है, तो उसको ज़मीन से नीचे जो है, ज़मीन के नीचे से उसको निकालने के, मान लो यहाँ पे पेट्रोल है, ये ज़मीन है, अब ज़मीन से नीचे से निकालना तो पड़ेगा। अब निकालने के लिए हम लोग को बहुत सारी तकनीक है ना, कुछ मशीन वगैरह लगाना पड़ेगा, है ना। मशीन लगा करके उसको बाहर निकाल करके तब उसका हम लोग पूरे तरीके एक तरह का फ़िल्टर वगैरह बहुत सारा किया जाता है, तब जाकर उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें से अगर कोयला की बात करें, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सब क्या होता है, ज़मीन के नीचे होता है। तो मानव क्या करता है यानी कि अपने तकनीक की वजह से उस सारे संसाधन को हम लोग निकालते हैं। जैसे बहुत सारे संसाधन जो होते हैं हम लोग को बड़े बड़े चट्टानों के नीचे मिलता है। जैसे आप लोग जाओ पहाड़ी के क्षेत्र में, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह, खनिज वगैरह मिलता है, धातु वगैरह जितने भी मिलते हैं, सारे कहाँ मिलेगा हम लोगों को, चट्टानों के नीचे। तो क्या मानव ऐसे भी उठा के लेके नहीं आ रहे, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद वो सारी चीज़ें मिलती है, तब जाके हम लोग मानव अपनी तकनीक के कारण उस संसाधन को निकाल करके लेकर आते हैं और उसका यूज़ करना धीरे धीरे शुरू होता है। ऐसा नहीं कि संसाधन को डायरेक्ट उठा करके हम लोग लेके चले आ गए और उसका यूज़ करना शुरू कर दिए, नहीं। मानव क्या करता है, अपने तकनीक के कारण ही इसको यूज़ करते हैं। जैसे में कोयला और पेट्रोल आपका आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ है, खनिज पदार्थ वगैरह, ठीक है। तो खैर हम ज़्यादा डीप जा करके इसको नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का संसाधन। बस संसाधन में इतना बात दिमाग में रखना है कि हमारे पर्यावरण में जितनी सारी वस्तुएं प्रेजेंट है, जो हमारे क्या नीड को पूरा कर रहा है, जिसकी हमको ज़रूरत है ना, ज़रूरत लगा, इस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया, वही चीज़ हमारा क्या हो गया, संसाधन हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। संसाधन को कई हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, तो रोक दो इसको थोड़ा सा। चलो आगे थोड़ा देख लेते हैं कि संसाधन को किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। संसाधन का वर्गीकरण देखो बहुत तरीके से किया गया है, लेकिन आप लोगों को जो है, जो सिलेबस में है, वो मुख्यतः 3 टाइप से आप लोगों को पढ़ना है। इसमें से पहला जो है, उत्पत्ति के आधार पर आप लोगों को जैव अजैव पढ़ना है। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को आप लोगों को पढ़ना है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन को बांटा गया है, ये हम नीचे लिखे हैं, शायद दिख नहीं रहा है, इसको हम इधर ही कर देते हैं, जैव अजैव, ठीक है। फर्स्ट जो है तो जैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन किसको कहेंगे, जो संसाधन क्या है, जो जैव मंडल से, यानी वैसे संसाधन जो जिसकी प्राप्ति हम किससे करते हैं, जैव मंडल से करते हैं, है ना। जैव मंडल में क्या हो जाएगा कि जिसमें अगर एग्जांपल दे वनस्पति, है ना, अभी जस्ट हम बताया कि संसाधन जिसकी उपयोगिता हम लोग करते हैं, अब उसमें से जैव संसाधन उसको हम लोग कहेंगे जिसकी पूर्ति हम लोग को मिलती है जैव मंडल से। जैव मंडल में क्या है कि हमारे पृथ्वी पे वैसी सारी चीज़ें, जिसमें से तुम्हारा आ गया पेड़ पौधा आ गया है ना, तो ये क्या हो गया, जैव मंडल से हम लोग को प्राप्त मिला। उसके बाद तुम लोग का जल वगैरह हो गया है, तो ये सब क्या जैव मंडल संसाधन में आ जाता है। जिस तरीके से अगर देखिए पशुपालन वगैरह हो गया है, तो जैव मंडल में से, यानी वैसे क्या कहला जाएगा, जैव संसाधन, ठीक है, जो जैव मंडल से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका अजैव आ जाता है। अजैव इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो निर्जीव वस्तु से मिलती है ना। ये क्या है, सजीव वस्तु, ये किस में आ जाएगा, निर्जीव वस्तु में आ जाएगा। निर्जीव में इसके जस्ट उसके उल्टे हो जाएगा, जैसे चट्टान वगैरह हो गया, है ना। चट्टान से हम लोग को जितना भी संसाधन मिलता है वो सारा किस में आ जाएगा, अजैव संसाधन में,
है ना। चट्टान से भी बहुत सारा हम लोग को संसाधन मिलता है, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स यानी कि खनिज वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो वो सब किस में आ जाएगा, वैसा सारा संसाधन अजैव संसाधन में आ जाएगा। अजैव संसाधन में क्या हो जाएगा, जिसको जैव मंडल से मिल ही रहा है, पृथ्वी से मिल रहा, लेकिन क्या है वो क्या हो जाएगा, सजीवों के लक्षण नहीं होना चाहिए उसमें, निर्जीव, जैसे कि सजीव के लक्षण उसमें मिलना चाहिए, जिसमें से तुम्हारा हो जाता है वनस्पति यानी पेड़ पौधा वगैरह सब हो गया है। तो पेड़ पौधे से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है ना। अगर पशुपालन की अगर बात करें तो पशु वगैरह से भी हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये सारा जैव संसाधन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल अगर डेफिनेशन लिखना तो इस तरीके से हो, वे सारे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय अनवीकरणीय मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम VBI जिसको कहते हैं, है ना, जिसको हम अलग से अच्छे तरीके से समझाएंगे। बस ध्यान में इतना रखना, जैव और अजैव। पहला हम बता दिया है उपयोगिता के आधार पे, कि उपयोगिता के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको कहते हैं जैव संसाधन और दूसरा हो जाएगा अजैव, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख दे रहे दूसरा अजैव संसाधन। जैव अजैव में उतना ध्यान रखना बस चुपचाप से, कि जिसकी जो जैव मंडल से प्राप्त होता है और जो क्या है सजीवों के लक्षण उसमें मौजूद है, ठीक है। जैसे वनस्पति वगैरह जो हम लोग को पेड़ पौधा हम लोग को बहुत कुछ देता है, जैसे फल फ्रूट वगैरह जितनी सारे हम लोग को नीड चाहिए, जैसे फल फ्रूट जितने भी अनाज वगैरह जो हम लोग खा पी रहे हैं, है ना, वो सब किस में आ जाता है, जैव संसाधन में, है ना। अगर अजैव की बात करें, अजैव में बहुत सारा हम लोग का जितना भी टेक्नोलॉजी वगैरह आगे बढ़ते चला गया है, ठीक है, ये सब किस में आ जाता है, अजैव में। जैसे जितने भी धातु वगैरह हम लोग को मिला है, कहाँ से मिल गया, पत्थर के चट्टान हो जाता है, फिर मिट्टी के नीचे जो जितने भी दबे वगैरह वस्तु वगैरह है, तो वो सारे में अजैव आ जाता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग उत्पत्ति हो गया है, उसके बाद उपयोगिता के आधार पे देखते हैं, ठीक है। बस नॉर्मल हम समझाते चल रहे हैं, इसको रोको थोड़ा सा। तो चलो आगे देखते हैं। अब है आप लोगों का सेकंड, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा संसाधन हो जाएगा, कि वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग क्या कर सकते हैं हम लोग, बार बार कर सकते हैं, और उसको दोबारा जो है अगर हम लोग प्राप्त करना चाहे तो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, नवीकरणीय में आ जाएगा, ठीक है। जैसे में तुम लोग अगर हम बात करें कि बात डेफिनेशन से समझ में नहीं आता है, कि भैया जब तक आप डेफिनेशन नहीं बताए तब तक अच्छा से समझ में नहीं आता, डेफिनेशन बताइए तब सोचो समझ में आता है। तो देख लो डेफिनेशन तुम लोग का हो जाता है, ये एग्जाम्पल में हो जाता है सौर ऊर्जा, हवा, जल, विद्युत ऊर्जा, है ना। जल वगैरह भी इसी में आ जाता है, लेकिन जल को इसलिए नहीं लिखे, जल अभी बहुत कम ही चल रहा है ना, वरना जल भी आ जाता है, ठीक है। तो कौन आ गया, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, हवा हो गया, जल, ठीक है। अच्छा जल हम लिख भी दिए हैं, चलो ठीक है, तुम लोग के बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ था, हम लिख देते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में इतना ध्यान रखना है कि वो संसाधन हो जाता है जो इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, और उपयोग करने के बाद उसको हम लोग क्या करें, अगर प्राप्त करना चाहे तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा उसमें ये करना ना पड़े प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन में। और ये बता दे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VBI है, इससे हमेशा तुम लोग का सवाल पूछता है, ठीक है। अब पूछेगा कैसे, जैसे एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पे तुम लोग को, सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा ऑब्जेक्टिव में उठा लेता है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब करवाएंगे अच्छे समझाएंगे हम, ठीक है। सौर ऊर्जा उठा सकता है, या फिर विद्युत ऊर्जा वगैरह भी जो हो गया ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड, जैसे इसके अपोजिट अनवीकरणीय, अगर चीज़ों का आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो जैव, फिर उसके बाद अजैव, जैव का जस्ट अपोजिट हो गया अजैव। उसी तरीके से नवीकरणीय है तो नवीकरणीय के जस्ट उल्टा अनवीकरणीय, है ना। तो अनवीकरणीय में क्या है कि जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद अगर दोबारा उसको हम लोग चाहे कि प्राप्त करना, तो ऐसा संभव नहीं है। भैया समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बताइए, है ना। एग्जाम्पल लो, कोयला जैसे हो गया, कोयला हो गया है, पेट्रोल हो गया है ना, गैस वगैरह हो गया, प्राकृतिक गैस, है ना, डीजल वगैरह जितना भी हो चीज़ हो गया है, इसका उपयोग तो कर रहे हैं, और हम लोग के लिए काफ़ी उपयोग करने लायक भी है, मानव सभ्यता में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग चाहे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोयला, तो कोयला एक जगह पे हम लोग को मिल गया, कोयला के खदान, और वहाँ पे जाकर के सारा कोयला हम लोग निकाल लिए, मानव अब उसको उस संसाधन को पूरा जैसे यूज़ करना था अच्छे तरीके से यूज़ कर लिए। लेकिन अगर कोयला मान लो ख़त्म हो गया, तो क्या उसको दोबारा हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? खुद आप जवाब दो,
कोयला को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कोयला इतने आसानी से बनता ही नहीं है। कोयला को बनने में हज़ारों वर्ष की समय लग जाती है। आप लोग और डीप जा करके बताएं तो कोयला को बनने में क्या होता है कि कभी प्राकृतिक घटना कुछ हो जाती है जंगल वगैरह में, जिसको कहते हैं भूकंप वगैरह भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो भूकंप आने में जब ज़मीन फटता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधा और भी जितनी चीज़ें, सारी चीज़ अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो सतह क्या होता है, धीरे धीरे भराते जाता है। भराने के बाद जो ऊपरी सतह में जो पेड़ पौधा जो भी और भी वस्तुएं जो अंदर गई थी, वही वस्तु क्या हज़ारों लाखों वर्ष के बाद, मैक्सिमम मान लेते हैं हज़ारों साल के बाद, क्या होता है, वो एक कोयला के रूप ले लेता है ना। इसी तरीके से पेट्रोल क्या है, पेट्रोल भी इसी तरीके से बनते चला जाता है, जीव जंतु से बनता है, ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन हो जाएगा जिसका उपयोग हम लोग एक बार करने के बाद दोबारा उसे अगर प्राप्त करना चाहे तो उसे दोबारा प्राप्त करना हम लोग के लिए संभव नहीं है। अगर प्राप्त करना चाहे भी तो उसको बनने में हमारे लिए हज़ारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो ऐसे संसाधन हम लोग के लिए ज़रूरत बहुत है। तो इस वजह से हम लोग को चाहिए क्या, इसका हम लोग वैसा ही उपयोग करें जैसे जितना हम लोग को ज़रूरत है, यानी किसी भी चीज़ का पूरे गलत तरीके से व्यवहार ना करें, है ना। जिसमें कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस वगैरह हो गया है, और भी आदि आ सकता है, जिसमें जल हो गया। तो जल में तो हम दे दिए पर नवीकरणीय में, लेकिन हमको लग रहा है इसका भी एग्जांपल हमको इसमें देना चाहिए, क्योंकि आजकल जल भी क्या हो गया, बहुत कम ही हो गया, है ना। जल जबकि हम लोग को आसानी से मिल जाता है। उसके बाद है पेट्रोल। पेट्रोल में बहुत ऐसा आजकल के युवा, है ना, पूरा नॉर्मल बैग वगैरह लेकर के झूठ मूठ के इधर से उधर घूम रहे हैं आराम से, है ना। लेकिन ना जाने वो पेट्रोल कितना ज़्यादा कीमती हो चुका है। तो तभी बैग लेकर के निकले जब ज़्यादा यूज़ का, कुछ ज़्यादा ज़रूरत का काम हो तब। झूठ मूठ के इधर से उधर लेकर के निकलना सही नहीं है। अगर झूठ मूठ के आप पेट्रोल को वेस्ट कर रहे तो ये आपका क्या हो गया, आप समझो एक प्रकृति के साथ एक मजाक बना रहे हो, है ना। तो ये सब सारी बातें जानना ज़रूरी हो जाता है ना। आप लोग हम बताए भी होंगे क्लास के दौरान कि हम लोग ये सोशल साइंस आखिरकार पढ़ते क्यों है ना। सोशल साइंस पढ़ना मेरे ख्याल से हर बच्चे को ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज जो है बहुत ऐसा बच्चा 10th में 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लेके निकलता है, लेकिन उस बच्चे को अगर सामाजिक स्तर पे देखा जाए कि वो सामाजिक स्तर पे कितना डेवलप कर पाया है, तो वो बच्चा सामाजिक स्तर पे कुछ भी डेवलप नहीं कर पाता है ना। कुछ ऐसा केस उसके पास आ जाए तो बच्चा हैंडल उसको कर नहीं पाता है ना। उसका मेन रीज़न है कि वो सामाजिक यानी सोशल साइंस का अध्ययन सही ढंग से नहीं कर पाता है। इस वजह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो है उसको बेवकूफ़ बना करके निकल रहे होते हैं, या फिर किसी तरीके से कोई बहुत ऐसा केस कह सकते हो, वहाँ पे केस में उसको नॉलेज ना रहने की वजह से वो कुछ भी कर सकता हो, ठीक है। तो इस वजह से सोशल साइंस का अध्ययन करने से क्या होता है, आप सामाजिक स्तर पे डेवलप होते चले जाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसका आप लोग जानकारी आप लोगों को मिल जाती है ना। इस वजह से सोशल साइंस का अध्ययन करने चाहिए। तो खैर तो हम नॉर्मल बता रहे हैं जस्ट, लेकिन फिर भी हम क्लास जब ले रहे होते तो पूरा कोशिश करते पूरा 100% दे दे, है ना। लेकिन आप लोग का उतना क्लास हम नहीं टालना चाहते हैं, ठीक है। चलो बस दिमाग में रखना, नवीकरणीय यानी वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करके दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो नवीकरणीय आ जाएगा। अनवीकरणीय में वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या फिर दोबारा उसको बनने में लाखों हज़ारों वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। चलो तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रकार। देखो तीसरे प्रकार में जो बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर दिया गया है। संसाधन को स्वामित्व के आधार पे जो है 4 भागों में बांट दिया गया है। इसमें से पहला में आप लोग का हो जाता है व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय में आ जाता है। इसमें तो 2 टाइप हम लिखाए हैं कि व्यक्तिगत संसाधन, नाम पे ध्यान दो, व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होता है जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, है ना। और सामुदायिक नाम से समझ में आता है कि कोई समूह के लोगों का उसके पूरे हक हो, इस सारे लोगों का जिस पे हक हो सामुदायिक में आ जाएगा। और एक्सप्लेन करते थोड़ा सा कि व्यक्तिगत संसाधन वैसे सारे संसाधन जिस पर क्या हो किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है ना। किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा वो व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से बहुत सारे ज़मीन होते हैं लोगों का, तो जिसका किसी पर्सनल ज़मीन होता है वो सामुदायिक में आ जाएगा, है ना। जिसमें से दिया गया है कि बाग बगीचा वगैरह आ जाता है, कुआं तालाब इत्यादि सारे, ये आप लोग का बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकंड हम लोग आगे बढ़ते हैं सामुदायिक संसाधन में। वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है, कौन सा आ जाता है उसमें, सामुदायिक में नाम से समझ में आ रहा है जिसमें पूरे समूह के लोग उसका यूज़ कर सके, है ना। तो वैसे सारे संसाधन जिसमें पूरा एक समूह का अधिकार हो उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाता है कि चारण भूमि वगैरह जो हो गया है,
इसमें से मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन वगैरह सब आ जाता है ना। आप लोग एग्जाम्पल में सारा दिया हुआ है, इस तरीके से हो गया है। सामाजिक भवन, इस तरीके से पंचायत भवन वगैरह हो जाता है। और बहुत सारा सामाजिक भवन बना करके जो तैयार किया जाता है वो पूरे एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे व्यक्ति का अधिकार उसमें होता है। इसी तरीके से अगर मस्जिद की बात की जाए तो पूरे समूह के लोगों का होता है, मंदिर के में पूरे समूह के लोगों का होता है। इसी तरीके से चारण भूमि वगैरह जो हो गया है ये पूरे समूह के लोगों का होता है ना। उसके बाद थर्ड आते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन की तरफ, है ना। उसको स्टॉप करो। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे कि राष्ट्रीय संसाधन वो वैसा संसाधन हो जाएगा, या फिर जिसका डेफिनेशन देख सकते हो कि आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बताया आप लोगों को, राष्ट्रीय संसाधन वो हो गया कि राष्ट्र यानी देश के हित यानी राष्ट्र की तरफ से दिए जाने वाला जो भी सुविधा हम लोग को होता है वो सारे संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन यानी हम लोग को आर्थिक तौर पे मदद की जाए यानी या फिर कानूनी तौर पे हम लोग को कोई मदद कर रहे हो देश की सरकार या फिर देश की कानून व्यवस्था की वजह से, तो वो सारा व्यवस्था हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट पे देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हो जाएगा इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है ना। समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। जैसे एग्जांपल बताया तुम लोगों को इस तरीके से कि मान लो ये कोई भारत देश का ये चित्र है इस तरीके से, ठीक है। बाकी इधर के इलाके में क्या पड़ जाता है, पूरा दक्षिण के साइड में देखने इधर समुद्री तट पड़ता है। तो समुद्री तट से करीबन 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र ही, करीबन 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जितना भी आएगा जिस भी देश का, वो कौन से देश में आ जाएगा, जिस भी देश में मान लो भारत के समुद्री तट से लेकर के 200 किलोमीटर तक आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वहाँ तक यूज़ जो है भारत देश कर सकता है। लेकिन उसके आगे अगर बढ़ता है 200 किलोमीटर के आगे बढ़ गया तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जाएगी, वहाँ पे आप कुछ अपना नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन 200 के अंदर आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो। जो आप 200 किलोमीटर के अंदर आपको जो चीज़ फैलाना है, मछली पालन करना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कुछ भी करना है आप लोग कर सकते हो। लेकिन 200 किलोमीटर के आगे जैसे ही बढ़ोगे वो पूरा क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। इस पर पूरे देश का हक हो जाता है ना। कोई ये देश ये नहीं कहेगा ये चीज़ मेरा है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय आ गया, ठीक है। यही हो गया अंतर्राष्ट्रीय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस पे सवाल कैसे पूछता है जब हम बताएंगे तब उसको अच्छे तरह एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये बस देखना 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ही समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर तक ही कोई भी समुद्री इलाके को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे जाएंगे तो वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जाता है, ठीक है। तो चलो आज आप लोग का क्लास को हम जो है यहीं तक रहने देते हैं। आज जो है नॉर्मल बताए थे संसाधन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो रहने देते हैं, अगले क्लास में और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से चीज़ों को लेकर के आएंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।